नागरिक शास्त्र की आज की कक्षा में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक था वो था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, और उसमें हमने सामाजिक समझौते पर हॉब्स के विचारों पर अध्ययन किया था। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक समझौते पर जॉन लॉक के क्या विचार थे। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शासन पर दो निबंध। इस पुस्तक में उन्होंने इंग्लैंड में जो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसका समर्थन किया था, और लॉक जो थे वो लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों का समर्थन करते थे। तो लॉक के विचारों में सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मानव स्वभाव की। लॉक ने हॉब्स के विपरीत मानव स्वभाव को सकारात्मक चित्रण किया था। उन्होंने व्यक्ति को दूसरों का सहयोग करने वाला और शांति से रहने वाला बताया था, जबकि इसके विपरीत हॉब्स ने उसको व्यक्ति को चालाक, डरपोक और स्वार्थी व्यक्ति बताया था। नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था तथा प्राकृतिक कानून। लेकिन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में 3 कठिनाइयां बताई गई थी विपरीत हॉब्स के। उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक नियमों को स्पष्ट करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, तथा विवाद की स्थिति में विवादों का निपटारा करने वाली भी कोई संस्था नहीं थी। अगला विचार था उनका प्राकृतिक अधिकार। तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के 3 अधिकार स्वीकार किए हैं। पहला है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। उन्होंने इन तीनों अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सामाजिक समझौता। उन्होंने कठिनाइयों से निपटने के लिए ही व्यक्ति ने आपस में समझौता किया तथा राज्य और राजनीतिक समाज की स्थापना की। इसके अंतर्गत कानून को स्पष्ट करने के लिए व्यवस्थापिका, नियमों को लागू करने के लिए कार्यपालिका तथा विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की। ऐसा जॉन लॉक का मानना था। उनके अनुसार सरकार एक ट्रस्ट या लिमिटेड कंपनी की तरह है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। उनका अगला जो विचार था वो था राज्य का स्वरूप। लॉक ने एक लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन किया था। सरकार जन सहमति पर आधारित होगी, ऐसा उनका विचार था। सरकार को व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन का अधिकार नहीं होगा। यदि सरकार व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन करती है अथवा इन अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं होती है तो व्यक्तियों को सरकार का विरोध करने का अधिकार होगा। उन्होंने यह भी बात कही। अगर हम लॉक के विचारों की समीक्षा करें तो लॉक के उक्त विचारों का परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र, उदारवाद तथा पूंजीवाद तीनों का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ लोकतंत्र को। लॉक के जनसहमति के विचार के कारण लोकतंत्र को बढ़ावा मिला तथा निजी संपत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने के कारण पूंजीवाद का भी विकास हुआ। इस तरह से देखें तो उनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। उनमें जो एक मुख्य आलोचना यह भी है कि जब प्राकृतिक अवस्था में वह कुछ सही था तो व्यक्तियों को सामाजिक समझौते की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की ही आलोचना की गई है, क्योंकि ऐसे किसी अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है जिसे राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को पूरी बकवास की संज्ञा दी। इसके बाद हम अब सामाजिक समझौते पर जीन जैक्स रूसो के विचारों पर चर्चा करेंगे। रूसो 1712 ईस्वी से 1778 तक जो जिसका जीवन काल रहा, का जन्म स्विट्जरलैंड में जेनेवा शहर में हुआ था, लेकिन वो अपने विचारों के प्रतिपादन के कारण फ्रांस में रहा। उसके सामाजिक समझौता संबंधी विचार उसकी
पुस्तक सामाजिक समझौता में प्राप्त होते हैं। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर के साथ ही रूसो को भी फ्रांस का क्रांति का एक वैचारिक जनक भी माना जाता है। रूसो इस बात पर विश्वास करता था कि आधुनिक सभ्यता, संस्कृत और नियम कानूनों ने व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को बदल दिया है। उसकी पुस्तक का पहला वाक्य है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह स्वतंत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, मतलब वो पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हमेशा जंजीरों में बंधा रहता है। उनके भी जो मुख्य विचार बिंदु थे वो पहला था मानव का स्वभाव। उन्होंने भी मानव को मूलतः अच्छा ही माना था और एक आदर्श जंगली की संज्ञा दी थी, तो मूलतः सरल और आत्मकेंद्रित है, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा उनका बिंदु भी प्राकृतिक अवस्था था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त थी तथा उसका जीवन आदर्श खुशहाली का जीवन था। लेकिन रूसो के अनुसार संपत्ति के विकास के साथ समाज का विकास हुआ और समाज के विकास के साथ उसके नियमों व बंधनों का विकास तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। इसलिए उसने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि संपत्ति के विकास के बाद उसका अंत नहीं किया जा सकता। रूसो की चुनौती यह थी कि संपत्ति और समाज के रहते हुए भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए। उनका अगला बिंदु था सामाजिक समझौता तथा सामान्य इच्छा। रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता किया और अपने ऊपर शासन करने की शक्ति को किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज की सामान्य इच्छा को सौंप दिया और राज्य और सरकार इसी सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे रूसो के विचार थे। उसका राज्य का जो स्वरूप था वो किस तरह का था। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर यह प्रतिपादन किया कि राज्य अगर सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है तो वह एक लोकतांत्रिक और निरंकुश दोनों, लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि वह समुदाय की सामान्य इच्छा पर आधारित है और निरंकुश क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में सामान्य इच्छा का विरोधी नहीं हो सकता। रूसो ने कहा यदि व्यक्ति को स्वतंत्र बनाना है तो उसे सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अगर रूसो के विचारों की हम समीक्षा करें तो मानव स्वतंत्रता के समर्थन करने में रूसो का प्रमुख स्थान है। रूसो के प्रभाव के कारण ही फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारों को शामिल किया गया। रूसो की इस बात के लिए आलोचना भी की जाती है कि उसकी सामान्य इच्छा की धारणा अस्पष्ट तथा भ्रामक है। सामान्य इच्छा यदि सबकी इच्छा नहीं है तो उसका व्यवहार में निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। उसके विचारों में यह विरोधाभास है कि उसने एक साथ लोकतंत्र और निरंकुश शासन का समर्थन किया, जो कि व्यवहार में संभव है ही नहीं। उसके एक साथ लोकतंत्र और निरंकुश शासन का जो संभव है ही नहीं। तीसरी आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि उसके आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और आदि का विरोध किया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। तो आज हम यहाँ तक ही केवल चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना और उसके महत्व की। धन्यवाद।